Shall go ahead with more of structure of atoms and nuclei. तो कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड इन द लास्ट लेक्चर इट वाज मोर ऑफ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो हमने सिर्फ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन के टॉपिक देखे थे. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन थ्री डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम. सबसे पहला मॉडल था डेल्टन्स, in which Dalton said that the smallest particle of a substance is known as atom, which cannot be further divided. So according to Dalton's model, atom is indivisible. The smallest unit of a substance is atom. उसके बाद there was another model which was J.J. Thomson's model. According to Thomson's model, atom is in the form of a solid sphere, और ये solid sphere पे positive charge है, तो atom is in the form of solid sphere. एंड ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. तो वेयर आर नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड ऑन इट. ऐसा बोलने के पीछे रीजन था क्योंकि वाइल डूइंग सम एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली व्हाट थॉमसन नोटिस्ड वाज कि ओनली नेगेटिव चार्जेस आर कमिंग आउट. तो कैथोड प्लेट से सिर्फ नेगेटिव चार्जेस इमिट हो रहे हैं, पॉजिटिव इमिट नहीं हो रहा है. मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो हैवी होगा और वो सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में है, ऐसा उसने अज्यूम किया था. दिस मॉडल वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए. दिस पर्टिकुलर मॉडल कुड एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. तो सक्सेस में था, इट कुड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बट फेल्यूर्स वेर मेनी. फॉर एग्जांपल ये जो एटम है ये अनस्टेबल एटम है. नंबर टू, जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा है, मतलब इवन दो दिस मॉडल वाज अराउंड 1903, लेकिन तब तक हमको ये पता था कि हाइड्रोजन एटम एमिट फ्यू लाइंस. वो आप आगे सीखोगे, कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सबसे पहला सीरीज होता है लीमेन, फिर बाल्मेर, फिर पाश्चन, फिर बैकेट, फिर फुंड. लेकिन सबसे पहले डिस्कवरी हुई बाल्मेर की, क्योंकि बाल्मेर जो वेवलेंथ होते हैं उस सीरीज के वो विजिबल रेंज में होते हैं. तो जब ये मॉडल पुट फॉरवर्ड किया थॉमसन ने, तब ऑलरेडी हमको बाल्मेर लाइंस पता थे. वी विल ऑलरेडी नोइंग कि हाइड्रोजन एटम से इमिशन क्या क्या होता है. तो ये मॉडल जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा, दैट इज व्हाई दिस मॉडल फेल्ड. फिर उसके बाद आया रुदरफोर्ड मॉडल. तो हम आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल अगेन, एंड देन विल गो अगेन अहेड विद बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो रुदरफोर्ड्स मॉडल इज बेस्ड ऑन a scattering experiment which is known as Rutherford's scattering experiment. और ये जो Rutherford scattering experiment है, only the idea was given by Rutherford, लेकिन experiment was performed by Geiger and Marsden. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन Rutherford scattering experiment या फिर एक्सप्लेन Geiger and Marsden experiment, ये दोनों सेम ही चीज है. तो Geiger and Marsden experiment में या फिर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में व्हाट वाज डन, हमारे पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम सम रेडियोएक्टिव सोर्स. और ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे वर मेड टू इंसिडेंट ऑन गोल्ड फॉइल. मैंने आपको बताया था कि गोल्ड फॉइल क्यों, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होता है वो गोल्ड एलिमेंट जो होता है वो हेवी है. हेवी मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 79. तो वी हैव अ डिटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. यहाँ पे एक स्पेरिकल डिटेक्टर है. स्पेरिकल डिटेक्टर इज माउंटेड विथ माइक्रोस्कोप. वाई माइक्रोस्कोप, क्योंकि याद रखो जो थॉमसन का मॉडल था वो थॉमसन का मॉडल एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ. वी ऑलरेडी नो कि वहां पे क्या हो रहा था, एक कैथोड था एक एनोड था और एनोड के पीछे ग्लास प्लेट थे. तो वो जो एनोड के पीछे ग्लास प्लेट था वहां से सिंटिलेशंस वेर ऑब्जर्व्ड. सिंटिलेशन मतलब टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट. तो टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट वेर ऑब्जर्व फ्रॉम ग्लास बिहाइंड द एनोड. तो यहाँ पे उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट टाइम वट एवर टेक्नोलॉजी वी हैड, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बेस्ट पॉसिबल टू ऑब्जर्व दोस टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट. रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो थॉमसन के मॉडल के फेलियर पे बेस्ड है. थॉमसन का मॉडल कैसे डिस्कवर हुआ था, नेगेटिव चार्जेस डिस्कवर हुए थे. कैसे, एक्सीडेंटली, बिकॉज वो जो नेगेटिव चार्जेस थे
कैथोड से निकल के एनोड के पीछे गए, एनोड के पीछे ग्लास प्लेट था, वहां पे टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेट कर दिए, सिंटिलेशन। तो उस टाइम पे इट वाज बेटर दैट यू ओनली काउंट नंबर ऑफ फ्लैशेस, मतलब काउंट नंबर ऑफ सिंटिलेशंस। तो ये स्पेरिकल डिटेक्टर पे एक माइक्रोस्कोप माउंटेड है विच कैन बी मूव्ड, तुम इसको अलग अलग एंगल पे लेके जा सकते हो। देन एज ए टारगेट गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड, तो यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल माउंट कर दिया इनसाइड द डिटेक्टर। फिर हमारे पास कॉलीमेटर्स थे। कॉलीमेटर का काम सिर्फ इतना है, जो भी अल्फा पार्टिकल्स का बीम आएगा उसको फोकस करना, उसको फोकस करना। तो ये कॉलीमेटर है। देन वी हैव सम सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स होगा। लेट अस से हियर यू हैव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स, they will be collimated by collimator and they will be made to hit, they will be made to incident on gold foil। तो कितने डिग्री पे हमको कितना स्कैटरिंग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाएंगे, गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद या स्कैटर होने के बाद हमको अलग अलग एंगल्स पे डिटेक्शन मिलेगा। एंड रिमेंबर, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, तो थॉमसन का मॉडल अगर करेक्ट होता तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द सॉलिड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और इसके पीछे है डिटेक्टर। तो माइक्रोस्कोप हमने कहाँ लगा के रखा है, इसके पीछे, टारगेट के पीछे। तो टारगेट गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे हमारे पास एटम्स होंगे, उसमें से मैं सिर्फ एक ही एटम दिखा रहा हूँ। तो आई एम जस्ट शोइंग वन सिंगल एटम ऑफ दिस गोल्ड फॉइल। तो जो गोल्ड फॉइल हमने लगा के रखा है, ये माइक्रोस्कोप है, ये कॉलीमेटर है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो जो गोल्ड फॉइल हमने माउंट करके रखा है उसमें से सिर्फ एक एटम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, तो अल्फा पार्टिकल्स इसको पेनिट्रेट करके, मतलब इसमें से आर पार जाके तो वहां माइक्रोस्कोप पे पहुंचेंगे नहीं, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पे आपको एक भी डिटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। यू शुड नॉट गेट अ सिंगल डिटेक्शन एट 0 डिग्री। और दूसरा ये भी है, अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ चार्ज है और वो ज्यादा रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, देखो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो वर्ड था नहीं तब, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपल्शन का फोर्स होगा। अब अगर रिपल्शन का फोर्स डिपेंड किस पे करता है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पे। सपोज यही चार्ज मैं स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, और उसी चार्ज को मैं अगर लार्ज रीजन में डाल दूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। तो अगर थॉमसन का मॉडल सही था, तो ये जो चार्ज था पॉजिटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मतलब इट इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, एंड सिंस इट इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो स्कैटरिंग भी कम होगा। तो आपको स्मॉल एंगल स्कैटरिंग मिलना चाहिए आइडियली। इतना स्मॉल एंगल, 2 3 4 5 डिग्री, 10 डिग्री एट द मोस्ट। तो रिमेंबर, अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो हमको 0 डिग्री पे एक भी डिटेक्शन मिलना नहीं चाहिए था, और हमको लार्ज एंगल पे भी नहीं मिलना चाहिए था। तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स मस्ट हैव बीन डिटेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। हाउ स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री आइडियली। ओके, लेकिन इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। और क्या क्या होता है, वी विल जस्ट, आई विल जस्ट पुट डाउन सम पॉइंट्स हियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, रफली 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 99.86% of alpha particles were detected at angle less than 0.1 degree। 0.1 डिग्री से कम एंगल पे 99.86% अल्फा पार्टिकल वर डिटेक्टेड, मोस्ट ऑफ देम एट 0 डिग्री इटसेल्फ। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो स्कैटर हुए ही नहीं, वो सीधे ही पास हो गए। तो अराउंड 99%, 99% इज वेरी बिग नंबर, वो स्कैटर ही नहीं हुआ।
और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस, सीधा पॉजिटिव चार्ज से सीधा एटम से आर पार हो गया, पेनिट्रेट हो गया। रिमेंबर न्यूक्लियस अब वर्ड नहीं था, तो बाद में आया वर्ड। तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो हमको 0 डिग्री पे एक भी नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ तो मैक्सिमम 0 डिग्री पे मिल रहा है। मतलब पहली बात तो ये जो थॉमसन ने बोला है एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, वो सही नहीं है। नंबर टू, जो बचे हुए 0.14% थे, दे वर डिटेक्टेड एट लार्ज एंगल्स एंड 1 आउट ऑफ 8,000 90 डिग्री पे, 1 आउट ऑफ 8,000 were detected at 90 डिग्री। और अगर पॉजिटिव चार्ज एक लार्ज रीजन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होने की वजह से 90 डिग्री स्कैटरिंग मिल नहीं सकता। तो स्कैटरिंग शुड बी एट स्मॉल एंगल्स। स्मॉल जब मैं बोलता हूँ तो 0 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 डिग्रीज की। उसके बाद वेरी फ्यू, रफली रफली 1 in a million, तो वेरी फ्यू वे आर डिटेक्टेड एट 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को बैक स्कैटरिंग भी बोलते हैं, जाना वापस आना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक स्कैटरिंग। तो बैक स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल मिलने नहीं चाहिए थे, लेकिन मिलते हैं वेरी फ्यू, रफली रफली 1 in a million। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे विच लेड टू रुदरफोर्ड्स मॉडल। तो रुदरफोर्ड, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दोनों ही चीज है, 0 डिग्री पे मिलना नहीं चाहिए स्कैटरिंग, 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा मिलता है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड कर दिया, तो रुदरफोर्ड्स मॉडल। तो सबसे सबसे पहला इसका बोलना ऐसा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज of the atom is concentrated in a very small region at the center of atom, which is called as nucleus. So all the positive charge is concentrated, all the positive charge is concentrated in a very small, in a very small region at the center of atom, known as nucleus. तो ये जो स्मॉल रीजन है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। नंबर टू, ये जो स्कैटरिंग एंगल्स थे, 0 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग है, 0.01 डिग्री पे कितना है, 0.02 डिग्री पे कितना है, 0.03 डिग्री पे कितना है, बाय डूइंग डिटेल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है। तो फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया स्कैटरिंग डिपेंड करता है फोर्सेस के ऊपर, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, जितना कम फोर्स होगा उतना कम स्कैटरिंग होगा। तो बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स, मतलब व्हाट वाज डन एक्चुअली, ये जो माइक्रोस्कोप है ना, इन्होंने एक्चुअली काउंट किया कितने एंगल पे कितने सेंटिलेशन मिलते हैं हमको। तो कितने एंगल पे कितने सेंटिलेशन मिलते हैं, कितने फ्लैशेस मिलते हैं, उसका सारा डिटेल एनालिसिस करके, सारा कैलकुलेशंस करने के बाद दे कम टू अ कंक्लूजन कि जो न्यूक्लियस का साइज है इट इज 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम का साइज है दैट इज 10⁻−10 मीटर। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, the size of nucleus is roughly approximately 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब आपको पता है एटम का साइज क्या है, 10⁻−10। तो रेज को 10⁻−15 है, which is 10⁵ times smaller than the size of atom, smaller than the size of atom। क्योंकि अगर आपको थॉमसन का मॉडल याद है
तो थॉमसन के मॉडल में जो एटम का साइज था वही पॉजिटिव चार्ज का साइज था, क्योंकि एटम वाज सॉलिड स्फीयर और पॉजिटिव चार्ज इज ऑन दिस सॉलिड स्फीयर। तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का साइज और एटम का साइज होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिसको न्यूक्लियस बोल दिया अभी, उसका साइज क्या है 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का कितना है 10⁻⁻10 मीटर। डिफरेंस कितना है 10⁵ का। देन बिकॉज यू ऑलरेडी नो, अभी हमको पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1836 टाइम्स। तो इसका मतलब ओवरऑल मैक्सिमम मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ये अभी पता है, तब नहीं पता था। लेकिन तब क्या पता था कि थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि कैथोड में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस इमिट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस इमिट नहीं होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर हेवी। अब पॉजिटिव चार्जेस हेवी है तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। तो फिर रुदरफोर्ड के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, तो फिर मोस्ट ऑफ द मास इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। मोस्ट कितना 99% से ऊपर कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। देन डेफिनेटली अगर आप बोल दोगे कि सेंटर में, एटम के सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और लेकिन एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? तो ही सेड कि नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स must revolve in circular orbits, just like of course around nucleus, just like planets revolve around sun, planets revolve around sun. So these were some of the characteristics from Rutherford model. तो ये 3-4 पॉइंट्स पे बेस्ड है रुदरफोर्ड मॉडल। लेकिन जैसे उसने लास्ट चीज बताई, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये फंस गया यहाँ पे बोल के, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट तुम बोलते हो तो हमको पता है इवन इवन दो मोशन इज यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेशन, एंड दैट एक्सेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और चार्ज पार्टिकल देखो प्लैनेट्स के लिए ठीक था, क्योंकि प्लैनेट्स के केस में प्लैनेट्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स रियली, राइट। तो फिर लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट करता है, और अगर वो एनर्जी इमिट करता है तो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है, और एक्सीलरेटेड मोशन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो वो एनर्जी इमिट करता है, इट इमिट्स एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी इमिट कर रहा है तो इसका एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका एनर्जी कम हो रहा है। इसका एनर्जी कम होने के साथ साथ इट शुड स्पाइरल इनसाइड, क्योंकि एनर्जी कम होना मतलब यू सी एनर्जी कम होने की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मस्ट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। और एडिशनली हमने तो एक ही बात सोची है यहाँ पे कि ये एटम स्टेबल ही नहीं है, फिर सिंस electron, which is a charged particle, it is in uniform circular motion, and that motion is accelerated motion, which means that the electron must emit energy, which means that the electron must lose energy, which means that this electron should fall down into the nucleus, it should spiral into the nucleus, मतलब this atom is not stable, number one। हमने दूसरा एक चीज और नहीं सोचा,
अगर ऐसा कंटिन्यूस एनर्जी इमिट हो रहा है तो हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन तब तो हमको पता था लाइन स्पेक्ट्रम किसका, बार्नियर सीरीज। तो फिर अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट हो रहा है तो कंटिन्यूस एनर्जी मिलना भी चाहिए ना, स्पेक्ट्रम में क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वेवलेंथ मिलने चाहिए, बराबर। और एक चीज हमने नहीं सोची, दैट इज जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ रहा है, वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। रेडियस कम होने का मतलब होता है डिस्टेंस कम होना, डिस्टेंस कम होने का मतलब होता है फोर्स बढ़ना, फोर्स बढ़ने का मतलब होता है स्पीड बढ़ना, और स्पीड बढ़ने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है इसका भी एनर्जी बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं देखा। तो तीन तीन चीजें जो मिलनी चाहिए थी, नंबर वन, एक तो ये स्टेबल है ही नहीं, मतलब एटम आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इट शुड कोलैप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस के अंदर गया, बात खत्म। तो ये स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन रेज करता है, नंबर वन। नंबर टू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा, हमको लाइन स्पेक्ट्रम पता था तब तक। नंबर थ्री नंबर थ्री कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ साथ एनर्जी बढ़ते जाना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये रेडियस कम 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 हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज 2 पाई n, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो एक तो कंटिन्यूस आना चाहिए था और विद इंक्रीजिंग एनर्जी आना चाहिए था, ऐसा कुछ भी हमको मिला नहीं। तो इसके लिए ये जो रुदरफोर्ड मॉडल है इट वाज अगेन डिस्कार्डेड, फेल्ड मॉडल है ये। एक्चुअली ये सही है, रुदरफोर्ड का मॉडल सही है, रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो मैं वो ड्रॉबैक्स लिखूंगा नहीं यहाँ पे, वो आपको नोट्स में दिए है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। रुदरफोर्ड मॉडल इज नॉट रॉन्ग, सिर्फ रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन। उसने बोला कि बस वो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे शुड बी इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बाकी आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम शुड बी स्टेबल। फिर आया नील्स बोहर। तो नील्स बोहर इसने तीन अलग अलग थ्योरी यूज कर लिया टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। है ये और रुदरफोर्ड मॉडल लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे नील बोहर ने, क्योंकि रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, तो नील बोहर ने बोला व्हाट रुदरफोर्ड इज सेइंग इज राइट, बट आई विल एक्सप्लेन दिस बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट थ्योरीज। तुमने पहले भी देखा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट थ्योरीज, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन एंड प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे 3 थ्योरी अप्लाई कर दिए, तो 3 थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स बन गए, और इसके आगे थोड़ा थोड़ा इक्वेशंस आएंगे। और रिमेंबर इज वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही इजी है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, डेरिवेशन अपने आप अपने होते जाएंगे। तो 3 पोस्टुलेट्स है, 3 अजम्पशंस है, 3 अजम्पशन 3 थ्योरी है। एक है नंबर वन इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कुलम्ब फोर्स से। व्हाट इज कुलम्ब फोर्स, 1/4πε0q1q2/r²। देखो ऐसा है, जैसे ही रुदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वो कहाँ से आया, तो नील्स बोर ने बताया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए, इट इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो 1/4πε0q1q2/r² इज प्रोवाइडिंग mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई कर दिया। दूसरा उसने क्लासिकल थ्योरी अप्लाई कर दिया। अभी क्लासिकल थ्योरी मतलब, क्लासिकल थ्योरी नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं पहले तुमको डिफरेंस बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या ना, क्लासिकल क्वांटम बहुत कंफ्यूजन होता है। आज से 200 300 400 साल पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो हम जो भी स्टडी करते थे इट वाज मोस्टली रिलेटेड टू बिग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे जो थ्योरी लगाते हैं उसको क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, इन शॉर्ट। तो अभी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेटरी मोशन हमने स्टडी किए थे, केपलर ने ऑलरेडी किया था, वो बहुत बहुत पुराना लॉ है वो, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर सर्कुलर मोशन है तो वो तब पॉसिबल होता है जब एंगुलर मोमेंटम
ये इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 का। हमने देखा था ये, कहाँ देखा था, चैप्टर नंबर 11 में देखा था। When electron revolves in circular orbit, then only those orbits are allowed in which the angular momentum of electron is integral multiple of h/2 ये क्लासिकल थ्योरी से आता है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी मतलब अगर आप प्लैनेट्स को देखोगे, अलग अलग प्लैनेट्स का स्टडी करोगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है इट इज सच दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम नंबर। तो ये क्लासिकल थ्योरी से आता है बेसिकली। मैं सिर्फ जनरलाइज करके बता रहा हूँ। तो क्लासिकल थ्योरी में सर्कुलर मोशन तब पॉसिबल होता है जब उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग हो। यहाँ पे h/2 है। तीसरा देखो, फर्स्ट थिंग इज, अगर अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए। किसने समझा दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर उसके बाद, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट अगर हो गया तो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है। मतलब एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। फिर एटम स्टेबल है ये समझाने के लिए दूसरा थ्योरी लगा दिया, क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स है। स्टेबल ऑर्बिट मतलब वो परमिटेड ऑर्बिट्स है, मतलब वो अलाउड ऑर्बिट्स है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। रुदरफोर्ड ने ये समझाया नहीं, रुदरफोर्ड ने बोला ऐसा है, बस मेरे को इतना पता है। लेकिन वो एटम क्या बन गया? अनस्टेबल। बोहर ने क्या बोला? नहीं, ये इज राइट, ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्बिट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन भले ही एक्सीलरेटेड हो वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। और दो ऑर्बिट्स आर नाउअडेज, you know, principal quantum number, yes, n equal to 1 2 3 4 5। तो वो सारे ऑर्बिट्स है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट एनर्जी। कभी नहीं सुनोगे n equal to 1.5, n equal to 2.5, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच का जो गैप होता है वो फॉरबिडन होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल ऑर्बिट है इसलिए। तीसरा, फिर यू सी पीपल विल आस्क, क्योंकि पहले उसने बोला कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन है तो फिर स्टेबल क्यों है? फिर उसने स्टेबिलिटी समझा दिया, स्टेबिलिटी समझा दिया। उसने बोला कि स्टेबल ऑर्बिट से एनर्जी इमिट नहीं होगा यहाँ पे। फिर बोले कब होगा? हमको तो दिखते हैं ना लाइंस, आता है कि नहीं, बाल्मर सीरीज लाइंस आते हैं, तो कब होगा? फिर उसने बोला कि प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, energy will be emitted whenever electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, 3 to 2, 3 to 1, 2 to 1, 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, 5 to 4, 4, 5 to 3, 5 to 2, ऐसे सारे ट्रांजिशन के लिए एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो बेस्ड ऑन these three postulates, Bohr could explain his atomic model। तो Bohr, Niels Bohr put forward his atomic model in the form of postulates, which were based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं सिक्वेंशियली लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला मतलब कूलम्स फोर्स, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, मतलब प्लैंक्स क्वांटाइजेशन एंड प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटम थ्योरी मतलब ये प्लैंक्स थ्योरी है, ये प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो पोस्टुलेट नंबर 1, electrons revolve around nucleus in circular orbit and the necessary centripetal force is provided by force of attraction between nucleus and electron। अब देखो थोड़ा सा चेंज है पुराने सिलेबस में। बाय द वे, ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन के लिए ही दिया था पहले। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आप अगर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स भी लोगे, ड्यूटेरियम लोगे तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ट्रिशियम भी लोगे तो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है।
तो जो ओरिजिनल मॉडल था ये बोहर का, इट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो पुराने सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही बात की है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, खत्म। सारे इक्वेशन एक एक के लिए डिराइव किए थे, वन प्रोटॉन के लिए, डन। लेकिन बाद में इसको जनरलाइज कर दिया, हीलियम के लिए भी अप्लाई कर दिया, लिथियम के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो ये याद रखना, जब आप हायर एलिमेंट्स के पास जा रहे हो, व्हाट इज जेड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन? 1। फॉर हीलियम, फॉर लिथियम 3। तो जब आप इसको बाकी के एटम्स के लिए अप्लाई करोगे, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं ले सकते हो आप। कितना लोगे? जेड। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो 1e वो बन गया हाइड्रोजन का एटम। अगर जेड की वैल्यू 2 है तो 2e वो बन गया हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब। अगर जेड की वैल्यू 3 है तो लिथियम। तो याद रखना, अभी यहाँ पे जो मैं पॉस्टुलेट लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में आपको डायरेक्टली हर एक एटम पे अप्लाई करके दिया है, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बोहर्स मॉडल वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो आगे आप ये भी देखोगे कि पुराने सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था, न्यू सिलेबस में एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम दे दिया, उसी टॉपिक को सिर्फ जेड जेड एक्स्ट्रा लिखते गए, और जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल था वो बन गया एटॉमिक मॉडल इन जनरल। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो बन गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन जनरल। तो पोस्टुलेट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular orbits, in circular orbits, and the necessary centripetal force, and the necessary centripetal force for circular motion, and the necessary centripetal force is provided by force of attraction. कौन सा force of attraction? Electrostatic force of attraction between nucleus and electron, between nucleus and electron and electron। तो हर एक पोस्टुलेट से एक फॉर्मूला बनाओगे और वही यूज करोगे आगे जाके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि अभी अगर पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस कम है, दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस बड़ा है, तीसरे ऑर्बिट का और भी ज्यादा है, चौथे का और भी ज्यादा है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो स्पीड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इज डिवाइडेड बाय फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है तो फोर्स ज्यादा है। रिमेंबर, ये 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करोगे वैसे वैसे रेडियस तो बढ़ेगा, लेकिन स्पीड क्या होगा? कम होगा। और फिर स्पीड कम होगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कहाँ से आता है? स्पीड से। पोटेंशियल कहाँ से आता है? डिस्टेंस से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता होना चाहिए, दो चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 q1 q2 बाय r, q1 q2 बाय r। तो ये सारे के सारे इक्वेशन हमको डिराइव करने हैं आगे, रेडियस का, स्पीड का, एनर्जीज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब एक एक पोस्टुलेट के ऊपर, दो दो पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको पोस्टुलेट से नहीं पता तो आगे का एक भी डेरिवेशन होगा नहीं, और अगर आपको पोस्टुलेट पता है तो आगे का कोई भी दिक्कत नहीं है। सो सिंपल। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक चीज है जो दैट यू शुड आस्क, ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे? इलेक्ट्रॉन तो मूविंग है, फिर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा कैसे दिया इसके ऊपर? वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ये तो मूविंग चार्ज है, कैसे लगा दिया फिर? किस पे डिपेंड करता है? Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। भले ही मूविंग है, चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, भले ही मूविंग है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, ये अपने ऑर्बिट में कहीं पे भी होगा, डिस्टेंस तो सेम है। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भले ही चेंज हो जाए लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मतलब हम यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप बोलोगे माइनस साइन क्यों नहीं लिखा? आएगा, थोड़े टाइम में आएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे mv² बाय r,
इक्वल टू 1/4πε0। Q1, Q1 मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करोगे तो ओनली E, क्योंकि Z की वैल्यू होती है 1, लेकिन बाकी के लिए करोगे तो Ze लिखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन पे होता है -E। क्या होता है? मैं माइनस लिखता नहीं हूँ। क्यों नहीं लिखता हूँ? क्योंकि मैंने अभी बताया कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉड वैल्यूज की बात कर रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर। तो mv² / r इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r²। मैं आर आर कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में देखेंगे। ये फिलहाल हमको सिर्फ पॉस्टुलेट पता होना चाहिए। तो पहला पॉस्टुलेट ने बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा है। देन पॉस्टुलेट नंबर 2, postulate number 2, classical theory. Only those orbits are allowed in which the angular momentum of electron, क्योंकि angular momentum उसका होगा जो मोशन में है, मोशन में न्यूक्लियस नहीं है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो only those orbits are allowed or only those orbits are stable in which the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। तो याद रखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा सा डिटेल्ड है। नोट्स में अगर आप देखोगे तो वो मैंने लिखा भी है, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्व विद स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, वो सब आई विल नॉट राइट डाउन हियर। सेकंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, द इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus only in those orbits for which the angular momentum, किसका angular momentum? इलेक्ट्रॉन का। the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। अब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने नोट्स में लिख के दिया है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो नहीं भी लिखोगे तो चलता है। तो यू कैन डायरेक्टली से L इक्वल टू NH/2π, वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 4। लेकिन अगर आपको डिराइव ही करना है, अलग तरीके से करना है, तो तुम वो भी कर ही सकते हो। तो क्या है कि हमको ऑलरेडी पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। पता है ना mvr? हाँ, आईओ में क्या तो होता ही है, लेकिन नहीं सुना mvr? आर बार क्रॉस पी बार तुमने 11 में नहीं किया, मैंने ही करवाया है, तो मुझे तो पता है। इट इज पी बार क्रॉस, सॉरी, आर बार क्रॉस पी बार। एंगुलर मोमेंटम इज आर बार क्रॉस पी बार। फिर इसको लिखते हो आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। फिर अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 इज 1, तो आर पी, तो पी कितना होता है? एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर तो पता ही है। फिर अगर पता है तो वापस से मत करो, फिर अगर नहीं पता है तो जो पता है वहां से, यहाँ से भी कर सकते थे। यू कुड हैव आल्सो डन दिस। जरूरी नहीं है हमेशा मोमेंट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालना है। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। या फिर दूसरा मेथड आप बोल सकते हो कि L इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमने चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था। एंगुलर मोमेंटम is I into omega, where I is moment of inertia। फिर I होता है mr स्क्वायर, mk स्क्वायर, k was radius of gyration, और k इक्वल टू r होता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है? r। तो mr स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r। कैंसिल एंड कैंसिल, तो mvr यहाँ से आ गया। तो मैं ये लिखूंगा नहीं, आई विल नॉट राइट दिस डाउन, वो है नोट्स में है। L इक्वल टू क्या होना चाहिए? NH/2π, वेयर n is 1 or 2 or 3 or 4 etc etc। बट यू ऑल्सो नो दैट L इक्वल टू कितना है? mvr है। तो इन दोनों इक्वेशन से
therefore you will have MBR equal to NH upon 2 5. ये equation number 2. Equation number 1 is from first postulate. Equation number 2 is from second postulate. और ये दोनों postulates, ये दोनों equation हमको लगने वाले हैं to obtain what is the radius of circular orbit. फिर postulate number 3. तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब है तब वो एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, तो फिर एग्जैक्टली एनर्जी इमिट कब कर रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है ना. क्यों ऐसा? क्योंकि हमको तो पता है, क्या पता है हमको, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा किसका, हाइड्रोजन एटम का. क्योंकि तब तक हमको सिर्फ हाइड्रोजन ही पता था मोस्टली, और हाइड्रोजन सबसे बेसिक एलिमेंट भी होता है ना. बेसिक होता है ना एलिमेंट. क्यों बेसिक होता है? बिकॉज इट इज जस्ट वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन. और ऐसा क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स बना था तब एटम्स थे ही नहीं. तब क्या थे? सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स थे. और तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा था यूनिवर्स का. और थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है, जब चार्ज पार्टिकल को या इन जनरल पार्टिकल्स को हीट मिलता है तो क्या होता है? वाइब्रेट होता है, SHM होता है. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी था, तो दे वर वाइब्रेटिंग वेरी फास्टर. रैंडम मोशन है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी चल दिए, वाइब्रेट नहीं भी हो रहे होंगे, क्योंकि तब रैंडम मोशन में तो वाइब्रेशन होता नहीं है. लेकिन आप हीट दे देते हो, गैस मॉलिक्यूल्स को हीट दे देते हो, क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीखा था क्या? गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाए तो क्या होता है? वो रैंडम मोशन में तो पहले ही थे, अब फास्ट मूव होंगे. तो वो इतने फास्ट मूव होते थे पार्टिकल्स कि एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के पास से गया भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज नेग्लिजिबल, क्योंकि इतना फास्ट पास हो गया. तो तब तक, जब तक टेम्परेचर हाई था यूनिवर्स का, तब तक एटम का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं. जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के रीजन होते हैं, यूनिवर्स वाज एक्सपांडिंग. एक्सपांशन ऑलवेज लीड्स टू मोर डिसिपेशन ऑफ हीट. मतलब टेम्परेचर कम होने लगा तो इनका थर्मल एनर्जी कम होने लगा. एंड देन देयर वाज अ टाइम where electron and proton started interacting and formation of the most basic fundamental atom, पहला एटम periodic table का, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. क्योंकि दिस इज व्हाट कुड हैव हैपेंड. फिर बाद में स्टार फॉर्मेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजन होने के बाद क्या बना? हीलियम बना. दिस इज हाउ इट वेंट. एनीवेज, वो हायर लेवल की बात बाद में करेंगे, इससे पता होना चाहिए. पोस्टुलेट नंबर 3. तो स्टेबल ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स है तो एनर्जी इमिट कर नहीं रहे. तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ. while the electrons are in stable orbit they do not emit energy. So these orbits are known as stable orbits. These orbits are known as permitted orbits. These are known as allowed orbits. And when the electrons are in these orbits they do not emit energy. फिर energy emit कब करेंगे? Whenever there is transition from higher energy level to lower energy level. So electrons emit energy, या फिर बोल सकते हो एटम्स emit energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ एटम्स. तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स emit energy when they make transitions, when they make transition from higher energy level. हायर ऑर्बिट भी बोल सकते हो, लेकिन हायर ऑर्बिट में एनर्जी भी हायर होती है. तो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल. let us say let n be higher energy level and p be lower energy level. तो अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स की बात करते हो तो शुड बी वेरी क्लियर. किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है. अभी आगे सीखोगे, जैसे पहले ऑर्बिट में -13.6 ही होना चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में -13.6/4 होना चाहिए, तीसरे ऑर्बिट में -13.6/9 होना चाहिए. ये सब ईवी में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अगर अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट में है, उसको लोअर ऑर्बिट में आना है,
तो उसको एनर्जी इमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है, तुम्हारा सब गड़बड़ वड़बड़ बाहर छोड़ के अंदर आओ। है या मिस्टर पीछे बैठे हुए, ध्यान दो, थोड़ा इधर उधर छुपने की कोशिश करते हो, मत करो। तो देयर इज कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इन एनी ऑफ द ऑर्बिट। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन जहां चाहेगा तब जाएगा, अपनी मर्जी से ऑर्बिट चेंज करेगा। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का होने का एक कंडीशन है, दैट इज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को अगर पहले ऑर्बिट में रहना है तो उसका एनर्जी उतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं चलता है। दूसरे में है तो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं चलता है। तीसरे में अगर है तो उसमें भी फिक्स्ड अमाउंट है, ज्यादा नहीं चलता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आना है तो जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या करेगा, इमिट करके आएगा। और ये जो एनर्जी इमिट होगा इट विल बी एच नू। इसलिए तो प्लैंक्स क्वांटाइजेशन बोला ना इसको। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और प्लैंक ने क्या बोला, photons light consist of large number of small packets of energy and the energy of each packet is h nu। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, 3 to 2 होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 3 to 1 भी हो सकता है, 4 to 8, 4 to 2 भी हो सकता है, 8 to 4 भी हो सकता है। लेकिन जब भी हायर nth ऑर्बिट से लोअर पीथ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट होगा और उसका एनर्जी है एच नू। लेकिन आपको पता होना चाहिए nth ऑर्बिट में एनर्जी कितना था, En। pth ऑर्बिट में कितना है, Ep। तो एनर्जी कितना इमिट हुआ, En माइनस Ep। तो देयरफॉर अभी हमने बोल दिया, लेट n बी द हायर एनर्जी लेवल, P बी द लोअर एनर्जी लेवल, En be the energy of electron, energy of electron in nth level, in nth level. Similarly, Ep be the energy of electron in pth level, energy of electron in pth level। तो pth लेवल में होने के बाद जो एनर्जी होगा दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन Ep। Therefore, when an electron makes transition, बात करना बंद कर दो, डलेंगे तुम्हारा जो बड़बड़ का आवाज आ रहा है ना, मुझे वो भी नहीं चलेगा। When an electron makes transition from nth level to pth level, it emits energy. It emits energy which is given by, which is En minus Ep equal to h nu। So energy is emitted in the form of packets, right? तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा था क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड, क्योंकि दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nh/2 पाई, दोज आर स्टेबल ऑर्बिट्स। बाकी के अनस्टेबल ऑर्बिट्स है, और ये स्टेबल ऑर्बिट्स परमिटेड ऑर्बिट्स है, अलाउड ऑर्बिट्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, वो यूसीएम है, वो एक्सीलरेटेड मोशन भी है, लेकिन क्या नहीं होगा, एनर्जी इमिट नहीं होगा। तो कब होगा, व्हेन दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वो तीसरा पोस्टुलेट बन गया। अब बेस्ड ऑन दिस पोस्टुलेट आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी फाइंड कर सकते हो, आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट भी फाइंड कर सकते हो। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग वर्ड्स। तो मैंने बोला रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में तो स्पीड अलग होगा ना, सेकंड में अलग होगा, थर्ड में अलग होगा, फोर्थ में। ऑर्बिट का स्पीड नहीं, किसका स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड। तो अगर हमको रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करते हैं, हमने ऑलरेडी पोस्टुलेट्स में से इक्वेशन लिख के रखी है, वी नो दैट। तो जब आपको रेडियस फाइंड करना हो तो पहले दो पोस्टुलेट यूज कर लो। व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट, mv square by r equal to 1/4 pi epsilon 0 z e square by r square। एक आर हो गया कैंसल, ये हो गया v स्क्वायर 1/4 pi epsilon 0 z e square अपॉन m
आर, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 मैं इसको बोलने वाला हूँ, वो आ गया इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट। फिर हमारे पास सेकेंड पॉस्टुलेट था। सेकेंड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इज NH अपॉन 2 पाई। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या था, MVR था, तो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो V इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई 1/mr, इक्वेशन नंबर 5। एक काम करता हूँ, इसको पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, V स्क्वायर इक्वल टू, कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग, नहीं, V स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर R स्क्वायर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z ई स्क्वायर अपॉन MR, और ये आपका आ गया N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर R स्क्वायर। हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट R। 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एक R कैंसिल, एक M कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एक M कैंसिल, एक R कैंसिल। हमको क्या चाहिए, R को शिफ्ट कर दो, R इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ पे आ गया, अपॉन अपॉन पाई M ई स्क्वायर और साथ में Z। ये आ गया रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट का इक्वेशन, दिस इज रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। इसको सिर्फ लिखते वक्त कैसा लिखते हैं, जस्ट व्हेन राइटिंग डाउन द सेम थिंग, करेक्ट है, यही होना चाहिए। R इक्वल टू, सिर्फ लिखते वक्त क्या करते हैं, M स्क्वायर और Z को अलग कर देते हैं, इसका रीजन है बताता हूँ, H स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई M ई स्क्वायर। अब N स्क्वायर और Z को अलग क्यों किया, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, चौथे में हो सकता है, पांचवें में हो सकता है। तो ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट, और इसको बोहर ऑर्बिट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मॉडल किसने दिया, बोहर। तो रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट अगर चाहिए होगा, अगर आपको रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट चाहिए होगा तो क्या लिखोगे, R सफिक्स n। Electron can be in the first orbit, it can be in the second orbit, it can be in the third orbit. तो radius will change from orbit to orbit. अभी ऑर्बिट टू ऑर्बिट कौन चेंज हो रहा है, रेडियस क्यों चेंज हो रहा है, n क्यों ऐसे, तो n क्या है, वेरिएबल है, और z क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि z तो एटम टू एटम चेंज होगा। आप हाइड्रोजन के लिए बोलोगे तो z की वैल्यू 1 है, हीलियम की 2 है, लिथियम की 3 है, बाकी सब कांस्टेंट है। h तो कांस्टेंट, ये क्या है, h तो कांस्टेंट है, वो n है और ये h है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये h है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो वो सारा कांस्टेंट है। मतलब आपको समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, therefore Rn is directly proportional to n square by z। और ये लॉजिकल भी है ना, अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, और अगर थर्ड ऑर्बिट में तो और भी ज्यादा होना चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो नहीं सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए। अगर आप गलती से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन डिराइव कर देते हो, Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, अगर n मतलब ऑर्बिट का नंबर बढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो रेडियस कम हो जाता है, पहले ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा था, दूसरे का कम हो गया, पढ़ना चाहिए ना, हाँ, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो सिर्फ डिराइव करना, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम रहेगा ही, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। मैं पिछले 6 महीने से एक ही चीज समझा रहा हूँ, फिजिक्स ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स इज नॉट मैथ्स, फिजिक्स इज नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स इज फिजिक्स।
तुम कुछ भी पढ़ते हो, तुम कुछ भी लिखते हो, तो उसका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर गए। दिस इज व्हाट यू गेट। अब एडिशनली एक चीज हुई, ये सब कांस्टेंट है, तो हमारे काम में आ गया। मैं एच के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं एप्सिलॉन जीरो के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं पाई के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं एम सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं ई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज नथिंग बट 0.53 एंगस्ट्रॉम, 531 टू बी प्रिसाइज। दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। क्योंकि फर्स्ट क्यों, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एटम होता तो जेड की वैल्यू कितनी होती, लिख ही देता हूं मैं। फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू कितनी है, 1। जेड की वैल्यू 1 है। और हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ पे है, तो एन की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। अगर ये मैं वैल्यू डालता हूं तो मुझे रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मिलता है, पहले ऑर्बिट का, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर। और ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिलता है 0.531 एंगस्ट्रॉम, बराबर। यही वैल्यू होगी, ये तो थोड़ा इधर उधर लिखा होगा तो लिखा होगा, बट आई थिंक दिस इज द वैल्यू दैट यू शुड गेट। अरे रुको रुको, हाँ ठीक है, 5371 ठीक है ना, 0.5371, 0.531, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, 5371, मैं 53 ले देता हूँ, हमारा काम और कम हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो इसका और एक एडवांटेज हुआ, क्या हुआ, ये पूरा का पूरा उठा के एक वैल्यू लिख दो। मतलब आपको किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बताना हो तो आप इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बता सकते हो। तो क्या लिखोगे, 0.53, और साथ में कौन था, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। डायरेक्टली यहीं से तुम्हारा काम बन गया। अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 है, और सपोज इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर गया। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होना मतलब सेकंड थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट नहीं होना, ऐसा नहीं होता है। ऑर्बिट तो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, खाली ऑर्बिट से हो। फिर अगर हमने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा। तो जा सकता है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम ऑफ बोहर मॉडल। जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.53, 2 पॉइंट समथिंग, 2.12, 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज वाई दिस इज एन एडवांटेज कि आपको डायरेक्टली ये कॉन्स्टेंट्स मिल गए, तो आप कॉन्स्टेंट की वजह सब्स्टिट्यूट करके आप कर सकते हो फाइंड। यहाँ तक क्लियर। अब एक लास्ट चीज, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे कहीं तो हमारे पास एक वेलोसिटी का इक्वेशन आया था, राइट। और फिर उसमें हमको बाकी सब तो कांस्टेंट है, आर दिख रहा है, और आर तो हमने अभी डिराइव किया। तो फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फॉर आर इन v इक्वल टू, क्या था वो, v NH अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एम आर, 1 अपॉन एम आर। मैं आर को अलग कर देता हूँ। व्हाट इज आर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड, करेक्ट। कैंसल 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 कैंसल, उसके बाद कैंसल 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 कैंसल, हो गया कैंसल। v इक्वल टू ई स्क्वायर जेड अपॉन 2NH एप्सिलॉन 0, ई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट। ये जो n है ना, इसको साइड में कर दो, बड़बड़ मत करो पीछे बैठ के, तो साइड में कर दो इसको। What do you understand from this is v is inversely proportional to n, रेडियस नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियस के साथ तो इन्वर्सली था ही ना, वो तो यहीं से आ गया, वो जो इक्वेशन तुमने यूज किया, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो था ही। रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, लेकिन साथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है।
मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो वेलोसिटी कम है, थर्ड ऑर्बिट में तो और कम है, फोर्थ ऑर्बिट में तो और भी कम है। तो यहाँ तक ये हो गया करेक्ट। और डिपेंड करता है जेड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड से। ये भी लॉजिकल है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ और मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ और मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा जेड नंबर किसका है? मतलब सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके न्यूक्लियस में है? तो सबसे ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कौन से आइटम में होगा? लिथियम। तो फिर ज्यादा फोर्स मतलब क्या? ज्यादा वेलोसिटी। तो जेड नंबर ज्यादा होना मतलब स्पीड ज्यादा होना, क्योंकि जेड ज्यादा होने का मतलब होता है न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन। बाकी का देखते हैं कल अब।